गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर क्लास में आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के राज्य संबंधी विचार। इससे पहले के वीडियो ये भाग 4 है, मतलब गांधी जी का चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो हम गांधी जी के जीवन परिचय, अहिंसा, सत्याग्रह संबंधी विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे कि यानी कि राज्य के बारे में उनके क्या विचार थे, या वो कैसा राज्य चाहते थे, कैसा समाज चाहते थे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। उनका आदर्श राज्य, जिसको वो राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य कैसा था, या जो भगवान राम का राज्य जैसा था या फिर और उससे अलग था। इन चीज़ों की हम आपको यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। उनका जो राज्य था, गांधी जी के जो राजनीतिक विचार है उसके अंतर्गत गांधी जी ने आदर्श राज्य का चित्रण किया है। उस आदर्श राज्य को उन्होंने क्या नाम दिया है? राम राज्य। और उसकी उन्होंने रूपरेखा भी उसमें दी है। राम राज्य, जब हम शब्द को बोलते हैं, राम राज्य शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका मतलब शायद श्री राम के भक्त थे गांधी जी, और उसकी वजह से गांधी जी ऐसा कहते हैं। लेकिन ये ऐसा भ्रामक, अगर ऐसा भ्रम हमारे मन में आता है वो भी उचित ही है, क्योंकि गांधी जी ज़्यादातर हे राम राम ही करते थे। क्योंकि जो राम राज्य है उसका शाब्दिक अर्थ रामचंद्र जी का राज्य है, किंतु राजा रामचंद्र का समय है, जो राजा राम थे, भगवान राम थे, उनका समय आज के समय की अवस्था में बहुत लंबा टाइम है, मतलब बहुत गैप है दोनों के बीच में। इसलिए रामराज जो रामराज था आज वो व्यवहारिक नहीं हो सकता। इस चीज़ को गांधी जी भी जानते थे कि मैं ऐसे राज्य की कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे राज्य को नहीं अपनाना चाहता हूँ जो वो राम जो आज से बहुत पहले का काल था वो नहीं है। ठीक है। उनके द्वारा जो रामराज शब्द का प्रयोग किया गया है वो भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया है, यानी भावनावश उन्होंने अपने जो आदर्श राज्य को राम राज्य का नाम दिया था, शाब्दिक अर्थ में नहीं, यानी जो उसका अर्थ है वो ऐसे कैसे नहीं अपनाया था। उनके राम राज्य का अर्थ था आदर्श व्यवस्था। ठीक है। क्वेश्चन आता है गांधी जी के राम राज्य का अर्थ क्या है? गांधी जी के राम राज्य का अर्थ है आदर्श व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर जो एक राज्य में जो बुराइयां होती है वो उसमें नहीं हो। इस संबंध में ये भी बात याद रखने योग्य है कि गांधी जी ने भी प्लेटो के समान 2 आदर्शों का वर्णन किया है इसमें, यानी प्लेटो ने पश्चिम जो विचारक है उन्होंने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसके समान ही इन्होंने भी एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, जिसमें पूर्ण आदर्श राज्य और द्वितीय आदर्श राज्य, 2 आदर्श राज्य उन्होंने बताए हैं। ठीक है। जो उनका पूर्ण आदर्श राज्य है, जो पूर्ण आदर्श सामाजिक समझ व्यवस्था है, उसके अंतर्गत राज्य का कोई स्थान नहीं, यानी कि जो अपनी वो पूर्ण जो आदर्श राज्य का आदर्श समाजीय व्यवस्था की गई है उसके अंदर तो राज्य है नहीं, यानी राज्य विहीन समाज है वो तो आज समाज। ठीक है। यानी कि समाज में राज्य का स्थान क्या था? आदर्श समाज में राज्य का कोई स्थान नहीं था। लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यानी मानव के स्वभाव को देखते हुए, उसकी वर्तमान स्थिति देखते हुए पूर्ण आदर्श जो राज्य है उसकी स्थापना संभव नहीं है। ऐसे समाज की स्थापना हम बिल्कुल भी संभव नहीं है वर्तमान परिस्थितियों में जिसमें राज्य ना हो या राज्य विहीन व्यवस्था हो। अगर राज्य ना होगा तो व्यक्ति अराजक स्थिति में आ जाएगा, उनकी सुरक्षा, उनकी शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका कार्य कौन करेगा? इसलिए गांधी जी ऐसा व्यवहारिक रूप में नहीं चाहते थे। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श राज्य की कल्पना की गई। 2 आदर्श बनाए थे उन्होंने, एक आदर्श समाज जिसमें बिल्कुल राज्य नहीं होगा, दूसरा उन्होंने एक उप आदर्श राज्य बनाया है जिसके अंतर्गत गांधी जी के आदर्श राज्य समाज के रूप में हमारे द्वारा उनके उपादर्श राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम जब गांधी जी के राज्य संबंधी विचार पढ़ते हैं तो उसमें उनके उपादर्श राज्य संबंधी विचार ही करते हैं। ठीक है। अब जो उन्होंने उपादर्श राज्य बताया है उसकी विशेषता बताने से पहले हम लोग इन टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि समाज में राज्य का स्थान क्या है। ठीक है। समाज में राज्य के स्थान के संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं, उनमें आपस में मतभेद भी है। एक आदर्शवादी विचारधारा है जिसमें राज्य और व्यक्ति के आपस के संबंधों में राज्य को साध्य रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन किंतु गांधी जी राज्य को इतना अधिक महत्व देने के लिए तैयार नहीं है और उनके द्वारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र बनाया गया है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई। गांधी जी कहते हैं कि राज्य जो बना है मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य राज्य के लिए बने। इसलिए राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। अब उन्होंने जो राज्य का विरोध किया है, राज्य की सत्ता का जो विरोध किया, उसके कारण बताया उन्होंने कि इसके कारण क्या है।
दार्शनिक आधार पर राज्य का विरोध करते हुए गांधी जी कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास का मार्ग है, उसको प्रशस्त नहीं करता है। राज्य द्वारा व्यक्ति का नैतिक विकास नहीं होता है। व्यक्ति का नैतिक विकास उसकी आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर ही निर्भर करता है। लेकिन राज्य है वो शक्ति पर आधारित होता है। इस कारण व्यक्ति के बाहरी कार्यों को वो प्रभावित कर सकता है। राज्य अनैतिक है, इसलिए अनैतिक भी इसलिए है क्योंकि वह हमें सब कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दंड के भय या कानून की सख्ती से करवाने के लिए बाध्य करता है। इसलिए राज्य अनैतिक है। राज्य हमें नैतिकता का मार्ग प्रशस्त नहीं करता। ठीक है। दूसरा कारण राज्य के विरोध का, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और राज्य एक हिंसा मूलक संगठन है, क्योंकि राज्य है वो अपनी शक्ति का प्रयोग हिंसा के आधार पर ही करता है। व्यक्तियों से अपनी बात भी मनवाता है, वो भी हिंसा के आधार पर ही बनाता है। इसलिए राज्य, इस कारण गांधी जी के द्वारा राज्य का विरोध किया जाना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति भी है। राज्य का बढ़ता हुआ कार्य क्षेत्र व्यक्ति के स्वावलंबन और आत्मविश्वास के गुणों को विकसित नहीं होने देता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि मैं राज्य की शक्तियों में वृद्धि को बड़े भय और शंका की दृष्टि से देखता हूँ। यानी राज्य का जो कार्य बढ़ता है तो मुझे शंका होती, बड़ा डर लगता है, क्योंकि ऊपर से देखने पर शोषण को कम करते हुए राज्य एक अच्छा कार्य करता हुआ मालूम होता है। यानी ऊपर से राज्य से दिखाई देता है कि वो शोषण कम हो रहा है उसके अंदर और वो अच्छा कार्य करता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विनाश कर वह मनुष्य जाति को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। राज्य के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण गांधी जी राज्य के कार्य क्षेत्र को कम करने के पक्ष में थे। ठीक है। अब गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों के आधार पर हम उसे दो भागों में, उनके गांधी जी को दो रूपों में हम वर्णन करते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से गांधी जी अराजकतावादी थे, यानी राज्य का विरोध करते थे, राज्यहीन समाज की कल्पना करते थे, लेकिन व्यवहार में वो व्यक्तिवादी दार्शनिक थे। राज्य के संबंध में गांधी जी की विचारधारा अराजकतावादी दार्शनिक है, कोपाटकिन और टोलस्टॉय के विचारों से प्रभावित है। यानी टोलस्टॉय की इन्होंने सारे साहित्य का अध्ययन किया था। इनके विचार से प्रभावित होकर वो राज्य का विरोध करते हैं और राज्यहीन समाज की कल्पना करते हैं। गांधी को दार्शनिक अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है, एक सैद्धांतिक रूप से। तो गांधी जी ने नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक तीनों ही दृष्टिकोणों के आधार पर राज्य की कटु आलोचना की है। नैतिक दृष्टि से आलोचना की है, यानी कि वो नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के लिए हुई है, और आर्थिक भी राज्य आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों का शोषण करता है। गांधी जी राज्य को ऐसी हिंसक संस्था मानते हैं जिसका कार्य निर्धन वर्ग का शोषण करना है। राज्य के द्वारा नैतिकता का हनन किया जाता है। अतः या तो राज्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा उसे व्यक्ति की पुस्तक का अंतिम अध्याय रखना चाहिए। यानी व्यक्ति के जीवन रूपी जो पुस्तक है उसका अंतिम अध्याय रखना चाहिए, कि जब तक उसकी आवश्यकता नहीं पड़े तब तक उस अध्याय को नहीं खोला जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति हिंसा से हुई, इसलिए वो राज्य का बिल्कुल भी विरोध करते हैं। इन विचारों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो गांधी जी हैं सैद्धांतिक दृष्टि से दार्शनिक अराजकतावादी हैं। ठीक है, ये चीज़ जब क्वेश्चन आता है इनका तब ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, यानी सैद्धांतिक दृष्टि से तो वो दार्शनिक अराजकतावादी थे, लेकिन व्यवहार में, यानी कि ऐसा सिद्धांत को वो व्यवहार में नहीं अपना सकते थे मनुष्य की प्रवृत्ति के कारण, इसलिए उन्होंने व्यवहार में वो व्यक्तिवादी दार्शनिक थे, यानी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे, राज्य को कम। वर्तमान परिस्थितियों में राज्य को समाप्त करने के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। उनका विचार था कि वर्तमान समय में मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है अपने आप में ही कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए समाज में राज्य और राजनीतिक शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही उनका विचार है कि राज्य का कार्यक्षेत्र कम से कम होना चाहिए। यानी व्यवहारिक रूप में वो क्या कहते हैं कि राज्य को हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में इतना पूर्ण और सक्षम नहीं है उसका जीवन कि उसको राज्य की आवश्यकता ही नहीं पड़े। लेकिन राज्य होना चाहिए, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, कार्य क्षेत्र कम होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी और व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। ठीक है, किंतु जो गांधी जी ने तो क्रोपाटकिन और बाकुनिन की तरह हिंसा पर आधारित राज्य को समाप्त करने के पक्ष थे, यानी कि पक्ष में नहीं थे। ठीक है, यानी कि वो अराजकतावादियों के अनुसार राज्य को हिंसा द्वारा समाप्त करना नहीं चाहते थे। नहीं, उनका व्यक्तिवाद पाश्चात्य व्यक्तिवाद है, जिसका परिणाम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। यानी नहीं तो वो व्यक्तिवाद के इतना समर्थक हैं
कि जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में पूंजीवादी स्थापना हो गई है अर्थव्यवस्था का, वैसी स्थापना यहाँ पर भी हो जाए, इसका भी समर्थक नहीं थे। वो राज्य को चाहते थे, राज्य के फेवर में थे, राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते थे। गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम करने का प्रयत्न किया, यानी कि राज्य होना चाहिए, चाहे बुराई के रूप में ही हो, हमें वो स्वीकार करना है कि राज्य का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रभाव, उसकी शक्ति है, जो उसकी हिंसक प्रवृत्ति है, उसको कम से कम किया जाना चाहिए, जिससे राज्य सत्ता के होते हुए व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। अब इस राज्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, सुझाव पढ़ेंगे। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी गांधी जी का सबसे पहला सुझाव था कि सत्ता एक जगह इकट्ठे नहीं होनी चाहिए, सारी सत्ता की सारी शक्तियाँ एक जगह नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकरण सत्ता से उनका आशय था कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको अपने गाँव का प्रबंधन करने, प्रशासन करने, वहाँ की व्यवस्था करने का सारा काम उनको दे दिया जाए। ठीक है, उनका कहना था कि सत्ता का केंद्रीकरण हमेशा ही हानिकारक होता है, यहाँ सत्ता केंद्रीकरण मतलब सारी शक्तियाँ एक जगह एक केंद्र में स्थापित हो जाती हैं तो वो हमेशा ही हानिकारक होती हैं। उसका परिणाम क्या होता है, कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं और छल कपट द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं, जिसे रोकने का एकमात्र उपाय सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। ठीक है, दूसरा सुझाव उन्होंने दिया था वो है राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, राज्य का कार्य कम से कम होना चाहिए। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि राज्य का कार्य क्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए, राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तीसरा सुझाव दिया था राज्य के प्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन, या राज्य प्रभुत्वशाली है, प्रभुत्व सत्ता संपन्न है, जैसे मैंने पेपर फर्स्ट में पढ़ाया संप्रभुता जो पढ़ाई थी उसके अनुसार राज्य संप्रभु होता है। तो गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मात्र मानते हैं, इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। अगर प्रभुत्व सिद्धांत समर्थन करते इसका मतलब राज्य ही साध्य है, राज्य ही सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति मतलब गांधी जी व्यक्ति को ही सब कुछ मानते थे। ठीक है, वो कहते थे कि राज्य जनता की शक्ति, राज्य जो है जनता की भक्ति का हकदार है, लेकिन वह हकदार कब हो सकता है, जब वह जनता के कल्याण की दिशा में कार्य करे और जनशक्ति पर आधारित अपनी सत्ता का प्रयोग करे। ठीक है, अब आता है गांधी जी ने जो आदर्श राज्य की व्यवस्था की है, गांधी जी का आदर्श समाज है वो अहिंसक समाज है, या उसको आदर्श राज्य भी कहा है, वो राम राज्य है। राम राज्य के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि गांधी जी ने दो आदर्श बनाए हैं राज्य के संबंध में। एक तो ऐसा राज्यहीन समाज पूर्ण जो आदर्श समाज कहलाता है, आदर्श व्यवस्था कहलाती है, ऐसी व्यवहार में संभव नहीं, इसलिए गांधी जी ने उसका दूसरा विकल्प दिया है उप आदर्श व्यवस्था, जिसके अंतर्गत राज्य होता है लेकिन वो सीमित कंडीशन में होता है, सीमित शक्तियों के साथ होता है। उस आदर्श राज्य की या राम राज्य की विशेषताओं का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। एग्जाम में पूछते हैं गांधी जी के राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें जितना राज्य संबंधी विचार में एक एक चैप्टर में जितना पढ़ रहे हैं हम इसमें तो सारा उसमें आएगा। अब उनके आदर्श राज्य की पहली विशेषता देखो, उप आदर्श राज्य की या राम राज्य की पहली विशेषता है कि अहिंसक समाज होगा, यानी उसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं होगा। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसक समाज के नाम से बुलाते हैं। गांधी जी इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगा, यानी इसमें राज्य भी रहेगा, पुलिस भी रहेगी, जेल, सेना, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय भी रहेंगे, आदि शासन की बाध्यकारी सारी सत्ताएं इसमें होंगी। फिर भी यह इस दृष्टि से अहिंसक समाज है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा, यानी कि ये सारी संस्थाएं रहेंगी उसमें, लेकिन सबका कार्य क्या है, जनता की सेवा करना। इस आदर्श समाज में कभी कभी समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, यानी समाज में कुछ ऐसे विरोधी तत्व हो जाए, उनको अगर समन करना है, उनको रोकना है तो दबाव शक्ति का प्रयोग भी करना पड़ सकता है, किंतु दबाव का प्रयोग सत्याग्रह के आधार पर होगा, हिंसा के आधार पर नहीं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। दूसरी विशेषता है शासन का रूप लोकतांत्रिक होगा, लोकतांत्रिक वो समाज होगा। जनता को न केवल मत देने का अधिकार होगा उसमें, बल्कि जनता सक्रिय रूप से शासन शक्ति के संचालन में भाग भी लेगी। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी शासन का कोई भी रूप हो उसमें जनता खुद भी भाग लेगी, वोट भी देगी और जनता के प्रति वो शासन उत्तरदायी होगा। तीसरी विशेषता है विकेंद्रीकृत सत्ता,
गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है, यानी सत्ता विकेंद्रीकरण वाले होगी। मैंने उसमें पहले सुझाव दिए थे, उसमें बताया सत्ता का विकेंद्रीकरण के वो समर्थक थे। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग के स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करने के पक्ष में थे। उनका आधार ग्राम पंचायतें होंगी, यानी कि सत्ता विकेंद्रीकृत होगी तो उसमें ग्राम पंचायतों सत्ता बांट दी जाएगी। विकेंद्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी ने सुझाव दिया कि जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनका जो चुनाव होंगे तो प्रत्यक्ष रूप से होंगे, यानी सारे गांव के लोग उसमें भाग लेंगे। लेकिन ग्राम के ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाई होंगी गांव के ऊपर, जैसे प्रादेशिक सरकार है, राष्ट्रीय सरकार है आदि हैं, इनके विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त जो केंद्र है ग्राम पंचायतें ही बनी रहें। इस प्रकार की व्यवस्था में ग्रामों में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अगली विशेषता जो बताई थी वह कि आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण होगा। विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग समाप्त कर दिए जाएंगे और उनके स्थान पर छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का संचालन किया जाएगा। मशीनों का प्रयोग तो किया जाएगा, ऐसी मशीनों का जो व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक होंगी, लेकिन मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। यानी ऐसा नहीं केवल मशीनें काम करेंगी और व्यक्ति काम नहीं करेंगे, तो जितने 40 लोग चाहिए तो उसमें 10 लोगों पर काम रखेंगे, 30 को छुट्टी दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। मशीनों को मानवीय श्रम का शोषण का साधन नहीं बनने दिया जाएगा। हर काम अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं खुद उत्पन्न करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। पांचवी विशेषता उन्होंने बताई है आदर्श राज्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा, उसमें अधिकार भी होंगे। गांधी जी का जो आदर्श राज्य है उसमें स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और अन्य नागरिक अधिकारों भी व्यक्तियों को मिले हुए होंगे। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की सुविधा होगी, स्वतंत्रता होगी, समुदाय निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। देखो, ये सारे गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ये सारे जो अधिकार हैं हमारे संविधान में अपना लिए गए थे। गांधी जी के इस आदर्श समाज के अंतर्गत जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव व्यक्तियों को के अधिकार प्रदान करने में नहीं किया जाएगा। उनको इन प्रकार के सारे भेदभावों के बिना ही व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला है निजी संपत्ति का अस्तित्व होगा। गांधी जी के आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो अपनी संपत्ति का प्रयोग समाज कल्याण के लिए करेंगे। वह ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है वो उसके स्वामी नहीं बल्कि वो उसके ट्रस्टी रहेंगे और ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति को अपने पास रखेंगे, लेकिन जब भी समाज को उसकी आवश्यकता होगी वो उसका प्रयोग समाज के कल्याण के लिए ही करेंगे। श्रम की अनिवार्यता होगी, यानी कि गांधी जी हमेशा श्रम के व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए, अब छोटे मोटे काम खुद करने चाहिए, ऐसा गांधी हमेशा समर्थन करते थे। खुद उन्होंने इस बात को अपने जीवन में भी अपनाया था। गांधी जी के आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुद का भरण पोषण करने हेतु श्रम करने की अनिवार्यता होगी। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई को हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा। बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ शारीरिक श्रम का मतलब यहाँ पर शारीरिक श्रम को गांधी जी ने ज़्यादा महत्व दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है, बुद्धि से कोई काम कर रहा है, तो भी उसको शारीरिक श्रम कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सभी व्यक्ति द्वारा कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता की स्थापना होगी। यानी अपने जो मेन कार्य हैं, खुद के घर की साफ सफाई, अपनी लैट्रिन बाथरूम की साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, ये सारे काम तो हमें खुद को ही करने पड़ेंगे। बाजार से कोई सामान लाना, कुछ छोटे मोटे और घर के काम करना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, बौद्धिक श्रम कर रहा है, तो भी उसको शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। अगला है कि आदर्श राज्य में वर्ण व्यवस्था जो है उस पर आधारित होगा। गांधी जी का आदर्श राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्राचीन काल की भांति समाज में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वंश जो वर्ण है अपनी वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में सबको समानता का अधिकार प्राप्त होंगे। किसी प्रकार की किसी के बीच में ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श राज्य में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य जो कार्य है वो घर ही रहेगा। यानी मुख्य कार्य क्षेत्र स्त्रियों का घर ही होगा, घर के अंदर वो सारा काम करेंगी। अगला है अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा ऐसे समाज में। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक रूप में मानते थे
और उन्होंने जो अपने आदर्श राज्य की कल्पना की है राम राज्य की, उसमें इस कलंक को कोई स्थान उन्होंने नहीं दिया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य के वो समर्थक थे। गांधी जी समाज में किसी एक विशेष धर्म को आश्रय नहीं देना चाहते थे। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्म अनुयायियों को सभी सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, जैसा कि वर्तमान में हमारे संविधान द्वारा इसको अपना लिया गया है। गौवंश है, गाय की जो हत्या है, गौवध है, उसका निषेध होगा। गाय की हत्या नहीं की जाएगी। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से गायों की रक्षा करने को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे। यानी धार्मिक दृष्टि से भी गायों की रक्षा करने को मानते थे, आर्थिक दृष्टि से भी गायों को वो अवैध मानते थे, मतलब उनको वध नहीं कर सकते। इसलिए उनके द्वारा आदर्श राज्य में गौ हत्या का निषेध किया गया है। ठीक है, और गांधी जी के इसी आदर्श को अपनाकर वर्तमान में भी गौवंश और गौ जो हत्या है उसको निषिद्ध सरकार ने कर दिया है। मद्य निषेध, यानी कि जो भी मादक पदार्थ हैं उनका उसमें कोई व्यक्ति प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति के चरित्र का पतन करते हैं। अतः गांधी जी के आदर्श समाज में न तो मादक वस्तुओं का उत्पादन होगा, न ही उनकी बिक्री होगी, न ही उनका प्रयोग होगा, उपयोग होगा। गांधी जी के आदर्श समाज में जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी, यानी बुनियादी शिक्षा का समर्थन करते हों, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिल सके। गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी विश्व शांति की धारणा का समर्थन किया। गांधी जी वसुधैव कुटुंबक की धारणा में विश्वास करते थे। इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मित्रता, सद्भावना, सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करने वाला होगा। ये सारी विशेषताएं गांधी जी ने अपने आदर्श राज्य में होने का समर्थन किया कि सारी विशेषताएं होंगी तभी वो राज्य आदर्श राज्य कहलाएगा, और ऐसा ही राज्य जो भारत में होना चाहिए, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।